गुड मॉर्निंग एवरीवन। कक्षा 7वीं वसंत भाग 2 का आज हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे, दादी माँ। यहाँ पर लेखक है जो छात्रावास में रहता है और छात्रावास में रहते उसे अपने गांव की बहुत ज़्यादा याद आती है और उसमें सबसे ज़्यादा याद उनको उनकी दादी माँ की आती है। जब वो बीमार हो जाते हैं, उनकी दादी माँ उनकी कैसे सेवा करती है, किस प्रकार से बार बार छूकर वो उनके जबर के होने का अनुमान लगाती है और खाने के लिए पोहा और खिचड़ी बनाकर देती है। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। प्राय यानी हमेशा नहीं होता था, कभी कभी अनमना सा हो जाता था। मेरे यहाँ पर कौन सोच रहा है ऐसा? लेखक। और ये एक संस्मरण है, लेखक अपनी पिछली यादों को याद कर रहा है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। नहीं, वो उसके सामने तो अच्छे बनते हैं और बाद में उसका मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। बरबस मीन्स नहीं अचानक, पर अचानक मेरी आंखों के सामने सर्द की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। किसकी नाच उठती है धुंधली छाया? दादी माँ की, यानी उनको अपनी दादी माँ की याद आ जाती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए। क्वार यानी अश्विन, हिंदू कैलेंडर के अनुसार क्वार किसको बोलेंगे? अश्विन महीने को, और जो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार बनेगा सितंबर और अक्टूबर का महीना, यानी सितंबर के लास्ट के डेज और अक्टूबर के फर्स्ट वाले। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहते हैं। विचित्र होता है अनोखी गंध, यानी स्मेल छोड़ देते हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया, और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं। आषाढ़ यानी मार्गशीर्ष को बोलते हैं, और जून जुलाई जो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार कौन सा महीने का? जून और जुलाई। जून के जो 15 डेज होते हैं लास्ट के, और जुलाई के फर्स्ट वाले। आम और जामुन न मिले तो चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले तो दुख नहीं। अगहन यानी अगहन के महीने में चिवड़ा, यानी हर जगह पर अलग अलग बोला जाता है। चिवड़ा भी बोलते हैं, चुड़त्तर और पोहा भी बोलते हैं कि, और गुड़ न मिले तो दुख नहीं। चैत के महीने में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले। चैत के महीने में मार्च और अप्रैल, मार्च के लास्ट के दिन और अप्रैल के फर्स्ट वाले दिन की पट्टी न मिले तो कोई बात नहीं, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा ही बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती थी। पहले लेखक को क्या लगता था? जब हल्की बीमारी हो जाती थी, बुखार हो जाता तो उनको अच्छा लगता था। थोड़ा थोड़ा जबर यानी बुखार हो, सर में साधारण दर्द हो, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू यानी साबूदाना। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। जो जबर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारेहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर
यानी सन से, जिस सन से हम रस्सी बनाते हैं उसकी समानता, बालों की समानता किससे की गई है? सन से की है। दादी माँ के जो बाल हैं वो सन के समान हैं। सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्य टपकते हुए जल की शीतलता, सद्य मीन्स होता है तुरंत, तुरंत टपकते हुए जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य, अदृश्य यानी जो दिखाई न दे, शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी पर मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती थी। कौन बैठी रहती थी? दादी माँ। किसके पास? लेखक के पास बैठी रहती थी। कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर जबर का अनुमान करती थी। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पित्तल की छाल से छोंका कि नहीं, छोंका को तड़का भी बोल सकते हैं कि पीपल की छाल से छोंका या तड़का है कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान करती थी। कौन करती थी? दादी माँ। दादी माँ को गवई गावई की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। यानी दादी माँ का जो गांव था वो क्या था? गवई, और वहाँ 50 किस्म की दवाइयों के नाम दादी माँ को याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, ससाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती थी। यानी दादी माँ छूकर ही बता देती थी कि इनको कौन सी बीमारी है। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर, महामारी विषुचिका होता है हेजा, हेजा के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग यानी लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी ले जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाना, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग जाता है। तिताई क्या होता है? कड़वापन की, जो कुनैन मिक्सचर की शीशी है उसकी मिक्सी की कड़वापन के डर से बुखार है जो भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने को जी नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार प्रयोजन का घर ठहरा। प्रयोजन यानी उद्देश्य। एक काम अपने हाथ से न करूँगी तो होने वाला नहीं है। जानने को तो यूँ सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ नहीं करती, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती है। विलंब होता है, देरी का कारण बन जाती है। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहर निक्षार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। निक्षार यानी नाली, जहाँ से पानी का निकलने का जो बहाव होता है उसको हम निक्षार बोलेंगे। देखा, पास के कोने में दूकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो रुपये, मैया सूद के आज दे दे, यानी मीन्स मेरे और सूद ब्याज के साथ, मेरे पैसे ब्याज के साथ दे दे। तेरी आंखों में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी। पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार यानी उद्धार या कल्याण कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गर्ज से कहा है। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी माँ को पूतो फलो दूधो नाहो का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धनो चाची।
तो उसने विहिल होकर, विहिल मीन्स होता है व्याकुल या परेशान होकर कहा, उरीन हो गई हूँ बेटा। उरीन यानी ऋण मुक्त हो गई है। उरीन का क्या बनेगा? ऋण मुक्त, यानी जो पैसा उसने दिया था वो उसने चुका दिया है, वो ऋण मुक्त हो गई है। भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धनो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए जग हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। उस रोज तो भूत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को भिन्य भी होता है, भिन्य यानी नाटक। विवाह की रात को नाटक भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। पुत्र उत्पत्ति यानी पुत्र के जन्म तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, और लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक जैसा होता है। ब्रह्मा यानी ब्रह्मा। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, वेद खुल जाएगा, वेद यानी राज खुल जाएगा तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया, यानी वेद खुल गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दो। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अवयदान मिल जाता है। वस्तुतः यानी वास्तव में, अवयदान यानी माफ़ी मिल जाती है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्कर यानी तूफान जीवन को सूखे पत्ते सा कैसे नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादी की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी थी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल अत्यधिक संपत्ति व्यय मीन्स खर्च की थी, वह घर की ही तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, माघ यानी फरवरी के लास्ट के दिन और मार्च के स्टार्टिंग बोलेंगे हम हिंदी कैलेंडर के अनुसार। माघ कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ी थी। पछुआ यानी जो हवा है उसका बोलेंगे हम पछुआ बाल हवा सॉरी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है पूछ? तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी तक खाना भी नहीं खाया, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोते क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं,
इसे सहेज कर रखती आई हूँ। वह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आका पीछा सब सोच लेते हैं बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगी। साप भ्रष्ट यानी साप से प्रभावित। धुंधली छाया विलीन हो गई थी। मैंने देखा दिन काफी चढ़ गया। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्थर कांप रहा है। काली चींटियों की कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, पर मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। इसमें दादी माँ के बारे में बताया गया है कि दादी माँ बहुत ही दयालु स्वभाव की स्त्री थी। वो रामी की चाची जब उससे पैसा लेने के लिए आती है, वो डांट फटकार कर उसको भेज देती है, लेकिन अंत में उसके कर्ज को वह माफ़ कर देती है। और उसकी कर्ज को ही माफ़ नहीं करती, बल्कि उसको उसकी बेटी के शादी के लिए पैसे भी देती है, यानी उनकी सहायता भी करती है। इसलिए दादी माँ के दूसरों की सहायता करने का जो पक्ष है वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ कि दूसरा पार्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक्स।